देखो आज का अपना टॉपिक है लैपलास करेक्शन और स्टैंडिंग वेव्स। एक मिनट रुक जाना है ना, एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो देखो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू लैपलास, वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू लैपलास। तो देखो, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन ये बोलता है कि जो आपकी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल होगी, लेकिन लैपलास ये बोलता है कि जो आपकी प्रोसेस है वो क्या होगी, एडियाबैटिक होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि साउंड ट्रेवल्स सो फास्ट इन ए मीडियम, sound travels so fast in a medium that it cannot exchange heat, that it cannot exchange heat। मतलब किसी भी मीडियम में साउंड इतना तेज ट्रेवल करती है कि वो हीट एक्सचेंज कर ही नहीं पाएगी। और कौन सी प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो लैपलास के हिसाब से जो आपकी प्रोसेस होगी दैट विल बी एडियाबेटिक इन नेचर। तो न्यूटन क्या बोलता है? आइसोथर्मल। लैपलास क्या बोलता है? एडियाबेटिक। क्यों? क्योंकि लैपलास ये बोलता है कि किसी भी मीडियम में साउंड इतना तेज ट्रेवल करती है कि उसके पास हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं होगा। तो प्रोसेस क्या होगी? एडियाबेटिक इन नेचर होगी। और एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यही होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन। हर्ष, मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था क्या एडियाबेटिक प्रोसेस वाला पार्ट? नो सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को ऐसा पता नहीं लगा क्यों नहीं। अच्छा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, याद है? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब लोगों ने थर्मो में पढ़ा है, हिमांग याद है इक्वेशन? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट वंश। तो अब हम लोगों को यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना, देखो कैसे निकालेंगे। अब दोनों तरफ आप वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो पहले पी का करो तो क्या आएगा? डीपी अपॉन डीवी। और वी रेस टू पावर गामा को ऐसा कैसा रहने दो, फिर लगाओ प्लस। अब पी को ऐसा कैसा रहने दो और वी रेस टू पावर गामा को करो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं याद हो तो पता है, मैं तुम्हें याद दिला दूं। अगर वी रेस टू पावर गामा का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले पावर आगे आती है, फिर पावर में से एक घटा दो। याद है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जो पावर है आगे बुलाओ और पावर में से एक घटा दो। तो वी रेस्ट पावर गामा का पहले पावर को आगे बुलाओ, पावर में से एक घटा दो, और वी का कितना हो जाएगा? डीवी बाय डीवी। और के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो होता है। एक बार लिखो इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पी इंटू वी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैंने ये बोला कि इस इक्वेशन को दोनों तरफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो के तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। और पीवी गामा का करना है तो पहले पी का करो, डीपी बाय डीवी। वी गामा को रहने दो, फिर पी को रहने दो, और वी गामा को करो। तो वी गामा का गामा वी गामा माइनस वन, और डीवी बाय डीवी तो कितना आ जाएगा? वन। तो आप देखो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इसको उधर लेके जाओ। तो वी गामा डीपी बाय डीवी, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस गामा पी वी गामा माइनस वन। कोई डाउट तो नहीं मैंने कैसे लिखा इसको? ये जो था मैं इसको इक्वल टू के उधर ले गया। अब देखा अपन क्या करेंगे। तो वी गामा डीपी बाय डीवी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस गामा पी, और वी रेस्ट टू पावर गामा माइनस वन है, तो वी रेस्ट टू पावर गामा अपॉन वी, ये आएगा। वी रेस्ट टू पावर गामा अपॉन वी, तो वी रेस्ट टू पावर गामा माइनस वन है, तो वी माइनस वन को मैं नीचे भेज दिया। तो वी गामा से आपका वी गामा गया। तो चेक करो, डीवी को उधर लेके जाओ तो आपका डीपी किसके बराबर आ जाएगा? माइनस गामा पी डीवी अपॉन वी। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, बस हो गया, ये अपना लास्ट स्टेप था। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। तो लैपलास के हिसाब से प्रोसेस क्या होगी? एडियाबैटिक। न्यूटन के हिसाब से क्या थी? आइसोथर्मल। लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
ठीक है, अच्छा अब लिख लिया इतना प्रवी, कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो यार। यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ यार? तो लेप्लास के हिसाब से आपकी प्रोसेस एडियाबेटिक होगी, क्योंकि लेप्लास बोलता है कि यार साउंड इतना तेज ट्रैवल करती है कि उसके पास हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं होगा। जैसे कैसा है, दो लोग बात करते हैं तो ये जैसे ही बोलता है उसको सुनाई देता है, तो ये हीट एक्सचेंज करेगा कब? और जिस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती, कौन सी होती है? एडियाबेटिक। तो उसकी इक्वेशन क्या है? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों तरफ वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई है। और याद है परसों मैंने इसको किससे कंपेयर किया था? याद है अपन ने सॉलिड में पढ़ा था कि अगर आप प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। और प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट से तो ये आ जाता है माइनस बी डेल वी बाई वी। अब कंपेयर करो अपनी इक्वेशन से, dp इक्वल टू माइनस गामा पी dv बाई वी। तो डेल पी की जगह dp, डेल वी की जगह dv, v की जगह v, माइनस की जगह माइनस। तो लैप्लास के हिसाब से बल्क मॉडुलस कितना होता है? गामा पी होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो आप अपनी कॉपी में लिखना, आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना और बोलना कि b किसके बराबर है? गामा पी के बराबर है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो न्यूटन के हिसाब से बी किसके बराबर है? पी के। लेप्लास के हिसाब से बी किसके बराबर है? गामा पी के। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब परसों मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था कि किसी भी फ्लूइड में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन रूट बी अपॉन रो। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ गामा पी बाय रो, या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। क्योंकि परसों मैंने आपको ये डिराइव करवाया था कि पी बाय रो क्या होता है? आर टी अपॉन एम होता है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आया? रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। एम मतलब मोलार मास, टी मतलब टेम्परेचर केल्विन में, आर आपका कांस्टेंट है, गामा होता है आपका 1+2/f सीपी बाय सीवी, पी आपका प्रेशर, रो आपका डेंसिटी। लिख लो। तो लैप्लास के हिसाब से बी किसके बराबर है? गामा पी के बराबर है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, ये मैंने परसों डिराइव कराया था। किसी को इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर आपने ये इक्वेशन कैसे लिखी थी। अगर तुम भूल गए तो याद है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, फिर नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिखा था मास अपॉन मोलार मास आर टी, फिर वी को नीचे भेजा था तो पी कितना हो जाएगा? एम बाय वी आर टी बाय एम। और अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो पी कितना हो जाएगा? रो आर टी बाय एम। रो को नीचे लेके जाओ तो पी बाय रो क्या हो जाएगा? आर टी बाय एम। ये वहां से आया था। ठीक है, अब एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फैक्टर्स ऑन विच velocity of sound depends. Factors on which velocity of sound depends. तो साउंड की वेलोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। तो v का फॉर्मूला क्या है? गामा आर टी अपॉन एम। या एक और फॉर्मूला क्या है? गामा पी बाय रो। तो सबसे पहला फैक्टर लिखना टेम्परेचर। ठीक है, और ध्यान से देखो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? तो वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा, टाइप ऑफ गैस, कौन सी गैस है? जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। क्योंकि याद है अपना गामा किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। गामा का फॉर्मूला क्या होता है? 1+2/f। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगा तो गामा अलग होगा, गामा अलग होगा तो वेलोसिटी अलग होगी। तीसरा, ध्यान से देखो, मोलार मास है तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास है। तो अगर मोलार मास ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चौथा लिखो अपनी कॉपी में। तो एक बार ये तीनों लिख लो अपनी कॉपी में, और इन तीनों में कोई डाउट है तो पूछो। ये तीनों मैंने कहां से निकाले? पहले फॉर्मूले से निकाले। तो आर तो कांस्टेंट है, उस पर तो कर नहीं सकता। तो मोनो पे, डाई पे, पॉली पे, तो किस तरीके की गैस है उस पर डिपेंड करता है। कितना टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है।
कितना मोलार मास है उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी का मोलार मास ज्यादा है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले की बात तो हो गई, अब अपन इस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो यहां पे लिखना ब्रैकेट में प्रेशर, लेकिन ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो आपकी वेलोसिटी प्रेशर पे तभी डिपेंड करेगी जब डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर अपन प्रेशर चेंज करते ना तो डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे। तो अगर तुम लिख रहे हो कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, तो ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी कांस्टेंट है। और अगर तुम लिख रहे हो डेंसिटी, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से तो वी रो पे डिपेंड कर रहा है, तो ब्रैकेट में लिख लेना प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये 5 बड़े बड़े फैक्टर है जिन पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे, टाइप ऑफ गैस पे, मोलार मास पे, प्रेशर पे। लेकिन प्रेशर पे कब, जब डेंसिटी कांस्टेंट है। और डेंसिटी पे कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है। क्योंकि पी चेंज करोगे तो रो भी चेंज करेगा, और जब दोनों चेंज हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको पी चेंज करना है तो रो कांस्टेंट रखो, रो चेंज करना है तो पी कांस्टेंट रखो। लिख लो अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। Write any 4 factors on which velocity of sound depends. Write any 5 factors, तो ये लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, फिर 2 फैक्टर और है, वो करवा के फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। टेम्परेचर पे, टाइप ऑफ गैस पे, मोलार मास पे, प्रेशर पे, डेंसिटी पे। एक सिक्स्थ लिखो अपनी कॉपी में, वो है वेलोसिटी ऑफ मीडियम। जैसे मान लो कि एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, और ये ए है, ये बी है। मान लो कि ये कुछ बोल रहा है और उसको सुनाई दे रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड उस तरफ होगा। और मान लो कि आपकी एयर भी इस तरफ चल रही है, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, वी एस प्लस वी ए। तो साउंड जिस तरफ जा रही है, अगर आपका मीडियम भी उसी तरफ जा रहा है जैसे एयर, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और यही मान लो कि ये दोनों खड़े हैं और ये कुछ बोल रहा है, तो साउंड इस तरफ आ रही है, मान लो एयर उस तरफ जा रही है, तो अब आपकी वेलोसिटी घट जाएगी, वी एस माइनस वी ए। तो मीडियम की वेलोसिटी से भी फर्क पड़ता है। और सातवां एक चीज याद रखना, कि वेलोसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर। बस ये और लिख लेना। अगर मान लो किसी दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब H2O ज्यादा है, और H2O का मोलार मास कितना होता है, 18 ग्राम। और ड्राई एयर है मतलब उसमें नाइट्रोजन गैस ज्यादा है, क्योंकि हवा में क्या ज्यादा होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का मोलार मास कितना होता है, 28 ग्राम। तो किसी दिन मान लो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो मतलब H2O ज्यादा है, तो मोलार मास घट जाएगा। तो ध्यान से देखो, मोलार मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वी ह्यूमिड इज ग्रेटर देन वी ड्राई। ये और लिख लो अपनी कॉपी में। बस ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपको याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड देखो कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, कौन सी गैस है उस पे, मोलार मास कितना है उस पे, प्रेशर पे, डेंसिटी पे, मीडियम की वेलोसिटी क्या है उस पे, और ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में किसकी ज्यादा होगी, ह्यूमिड एयर की ज्यादा होगी, ड्राई की कम होगी। कुछ भी डाउट है इसमें तो लिख लो, कुछ भी डाउट है इसमें तो आप लिख सकते हो अब। हिमांक कोई डाउट है, प्रवीर, वंश, विदुषी, हर्ष, कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, नो कोई सर। कोई डाउट नहीं तो नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया सब लोगों ने फिर। हिमांक कोई डाउट है इसमें तो पूछ ले यार, कोई भी डाउट है किसी को तो।
ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। अब सबसे पहले स्टैंडिंग वेव होती क्या है तुम वो समझना। तो सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो कि यहां पे कोई रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इस रस्सी पे कोई वेव क्रिएट करता हूं, झटका मारता हूं, तो ये वेव कहां जाती है? इस तरीके से ट्रैवल करते हुए दीवार की तरफ जाती है। और मान लो कि इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है ए, और वेव कहां जा रही है? पॉजिटिव एक्स में। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं? ए साइन, ब्रैकेट में क्या आएगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा, याद है? ए मतलब एम्पलीट्यूड, एक्स के आगे माइनस है, मतलब वेव कहां जा रही है? वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में। तो होगा क्या? ये वेव दीवार तक पहुंचेगी, दीवार से टकराएगी, लेकिन याद रखना कई बार एग्जाम में आता है, बताओ दीवार से कितना फेज डिफरेंस आएगा? पाई का। तो ये वेव इस तरीके से उल्टी होके वापस पीछे आएगी। तो याद रखना अगर कोई भी वेव दीवार से टकराती है तो टकराने के बाद आपकी वेव ऐसे उल्टी हो जाती है। तो जाने वाली वेव ऐसी है, तो लौटती हुई वेव आपकी उल्टी हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड वेव आप क्या लिखोगे? माइनस से। माइनस क्यों आया? क्योंकि आपकी आने वाली वेव इस तरीके से उल्टी होके आएगी, न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। तो होगा क्या? वेव दीवार पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तो दीवार वेव पे नीचे की तरफ। तो वेव जैसी भी होगी उल्टी होकर ट्रैवल करते हुए आएगी। तो मैंने माइनस लगा दिया, और साइन और ब्रैकेट में क्या आएगा? के एक्स प्लस ओमेगा टी। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अब जो वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ना, वो कहां जा रही है? नेगेटिव एक्स में जा रही है, उल्टा जा रही है। तो ये आपकी इंसिडेंट वेव, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव। इन दोनों की इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो एक बार, वरना ये दोनों लिख लो एक बार। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट वेव है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। तो होगा क्या, तुम ध्यान से समझना। होगा क्या? ये एक रस्सी है, तो एक वेव इधर से जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस आएगी। तो जब ये दोनों वेव मिलेगी ना, जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, तो आपकी बनती है स्टैंडिंग वेव। तो तब आपकी क्या बनती है? स्टैंडिंग वेव बनती है। तुम लोगों ने कभी ऐसा देखा भी होगा, जैसे मान लो कि तुम अगर दोनों दीवार के बीच में कोई रस्सी बांध लो और थोड़ा नीचे ले जाकर छोड़ो, तो तुम देखना तुम्हें वहां पे इस तरीके का शेप दिखता है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब एक इंसिडेंट होती है, एक रिफ्लेक्टेड आती है, दोनों मिलती है तो स्टैंडिंग वेव बनती है। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो, y इक्वल टू वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। तो इन दोनों में a तो कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस साइन बी होता है टू साइन ए माइनस बी बाय टू कॉस ए प्लस बी बाय टू। तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? टू साइन ए माइनस बी बाय टू कॉस ए प्लस बी बाय टू। तो ये कितना आ जाएगा? देखो, टू ए साइन ए, एक बार इसमें से इसको माइनस करो तो के एक्स से के एक्स तो कट जाएगा, ओमेगा टी ओमेगा टी, तो ये बच जाएगा माइनस टू ओमेगा टी बाय टू। और कॉस ए प्लस बी बाय टू, आप इन दोनों को ऐड करो तो माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? टू के एक्स बाय टू। टू से टू गया, टू से टू गया, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो ये आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अब अगर यहां पे माइनस ना आए ना, तो भी तुम टेंशन मत लेना। अगर तुम्हारे स्कूल में मान लो किसी बुक में कहीं पे माइनस नहीं आ रहा है,
तो भी गलत नहीं है, सही है। यहाँ पे cos ओमेगा टी साइन के एक्स भी हो सकता है, तो भी गलत नहीं है। साइन ओमेगा टी साइन के एक्स नहीं हो सकता, cos ओमेगा टी cos के एक्स नहीं हो सकता। एक साइन होगा तो दूसरा cos होगा। तो ये आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी cos के एक्स। ओमेगा आपका होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ के होता है आपका वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा। और ध्यान से देखो, इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड कितना है ए, लेकिन स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 2a। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। सर वाई क्या होता है? y मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। देख ओके तेरी जो सर। स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, हर तेरी स्टैंडिंग वेव दिखने में ऐसी बनेगी। तो ध्यान से देख, तेरे पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, y में। तो ये जो y होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ओके सर। लिख लिया? लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स भी हो सकता है। साइन ओमेगा टी साइन के एक्स नहीं हो सकता, कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स नहीं हो सकता, और माइनस नहीं आए तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, और कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सर डन। लिख लिया? तो अब जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि y इक्वल टू 8 साइन 2 पाई एक्स कॉस 4 पाई टी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताओ ये किसकी इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। तो ये तुम्हें एक बार में पता पड़ना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन तो कैसी होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ट्रैवलिंग वेव की 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। और ये आपका क्या है, 2a आपका किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो ए किसके बराबर होगा, 4 के। और ये 2 पाई है, तो x के साथ क्या होता है के, तो के कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा। और t के साथ क्या होता है ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है आपको 4 पाई। तो इस तरीके से आप लोग स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन सॉल्व करते हो। किसी को स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकालने में कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो अपन स्टैंडिंग वेव टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। फिर तुम्हारी बुक में भी, एनसीईआरटी में पीछे खोल के देखना, तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे तुम्हें ये वेव दे रखी है, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही होता है कि बताओ ये किसकी इक्वेशन है, स्टैंडिंग की ट्रैवलिंग, तो आपको देख के पता पड़ना चाहिए स्टैंडिंग है। फिर आप सब कुछ निकाल सकते हो, लैम्डा भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। वंश देख होता क्या है वंश, कि अगर मान ले कि कोई स्ट्रिंग है, जैसे मान ले कि तू इधर कोई वेव क्रिएट कर रहा है, तो ये वेव ट्रैवल करते हुए उधर जाती है,
दीवार से टकराती है, फिर इस तरीके से घूम के वापस आती है। तो ये होती है इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव। ये दोनों जब मिलती है ना तो आपकी बनती है ट्रैवलिंग स्टैंडिंग वेव। तो ये एक ट्रैवलिंग वेव है जो इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो जब ये दोनों मिलती है ना तब आपकी स्टैंडिंग वेव्स बनती है। तो आपकी स्टैंडिंग वेव दिखने में ऐसी भी हो सकती है, आपकी स्टैंडिंग वेव दिखने में ऐसी भी हो सकती है, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे जाके अभी। लेकिन इस तरीके से बनती है। तो लिखो अपनी कॉपी में, स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड when incident wave, when incident waves interfere with reflected waves, when incident waves reflected with reflected waves। तो अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव इंटरफेयर करती है, एक दूसरे से मिलती है, तो वहां पे क्या बनती है, आपकी इंस्टेंडिंग वेव बनती है। ठीक है, तो एक चीज आगे बढ़ने से पहले अब तुम याद रखना कि ये एक पूरी वेव होती है, ये एक पूरी वेव होती है। और किसी भी एक पूरी वेव की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तो ये एक पूरी वेव होती है। तो अब तुम ध्यान से देखना, ये एक पूरी वेव है और ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा। याद रखना, जहां पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो होता है ना उसको नोड बोलते हैं। तो ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, और ये भी आपका नोड है। तो जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है ना, एम्पलीट्यूड इज जीरो, और जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना इसको हम एंटी नोड बोलते हैं। जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो जहां पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो नोड, और जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। तो लिख लो अपनी कॉपी में, द पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज एंटी नोड, and the point where amplitude is zero is node। तो जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है वो नोड, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड। तो जहां पे आपका एम्पलीट्यूड जीरो होता है तो ये सारे पॉइंट आपके नोड है जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है, और जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो वाली पोजीशन कौन सी होती है, एंटी नोड। ठीक है, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहला टॉपिक लिखो, स्टैंडिंग वेव्स ऑन, स्टैंडिंग वेव्स ऑन string fixed at one end, standing waves on string fixed at one end। तो मान लो कि ये कोई दीवार है और यहां पे रस्सी बंधी हुई है, तो इस रस्सी पे स्टैंडिंग वेव कैसी बनेगी। तो देखो, इधर से मान लो आपने कोई इंसान पकड़ के रस्सी को मूव कर रहा है, तो सबसे पहली वाली जो स्टैंडिंग वेव होगी ना वो दिखने में कैसी होगी, ऐसी होगी। और ध्यान से देखना, अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि ये एक पूरी वेव होती है, ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा होता है। तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा, लैम्डा बाय फोर, ये कितना होगा, लैम्डा बाय फोर, ये कितना होगा, लैम्डा बाय फोर, ये कितना होगा, लैम्डा बाय फोर। तो ये पूरी एक वेव है और इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। तो ये कितना होगा, लैम्डा बाय फोर। तो तुम ध्यान से देखो, सबसे पहले वाले वाइब्रेशन में मान लो इस स्ट्रिंग की लंबाई है एल, तो एल को अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाय फोर लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाय फोर। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो वेलोसिटी क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, v अपॉन फोर एल। तो ये आपकी पहली फ्रीक्वेंसी है, और जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है ना इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो कोई तुम्हें पूछे व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड, तो v बाय फोर एल। कई लोग इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, अगर यही मान लो कि मैं इसको और तेज वाइब्रेट कराऊं, तो अगली वाली जो वेव होगी वो दिखने में कैसी होगी, ध्यान से देखना। आपका ये वाला पार्ट तो फिक्स है, नहीं हिल सकता, ये वाला पार्ट मैक्सिमम ही रहेगा। तो आपको एक लड्डू ऐड करना है, इस तरीके का लड्डू। तो एक लड्डू आप बीच में ऐड कर दो। तो ध्यान से देखो आप,
ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4। तो अब आपकी लेंथ किसके बराबर हो गई? 3 लैम्डा बाय 4 के। सेम लैम्डा को आप क्या पुट कर सकते हो? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3v/4l। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट हार्मोनिक v/4l, ये 3v/4l, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। तो हार्मोनिक कैसे निकालते हैं? फंडामेंटल को किससे मल्टीप्लाई करेगी फ्रीक्वेंसी आ जाए? तो फंडामेंटल v/4l था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3v/4l, तो थर्ड हार्मोनिक, और इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो फंडामेंटल के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो। और ये वाली फर्स्ट हार्मोनिक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? थर्ड हार्मोनिक। इससे अगली वाली देखो दिखने में कैसी होगी वो भी देखो। आपको एक लड्डू और ऐड करना है, तो एक लड्डू और ऐड किया, एक पहले से था, एक एक चौथाई था। तो देखो कितने लैम्डा बाय 4 है अब? 1 2 3 4 5। तो अब लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? 5 लैम्डा बाय 4 के। सेम लैम्डा को आप पुट कर सकते हो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 5v/4l। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन में ऐसा कुछ नहीं होता, पहले के बाद दूसरा ही आएगा। हार्मोनिक में ऐसा होता है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इस तरीके से। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लिया? तो देखो, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v/4l, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। 3v/4l थर्ड हार्मोनिक, इसको फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। 5v/4l फिफ्थ हार्मोनिक। मतलब फंडामेंटल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो हार्मोनिक आ जाए? 5 से। इसको सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, बस इसकी एक इक्वेशन और लिख लो, ये बना लो अपनी कॉपी में यार, है ना। ठीक है, तो इसका बस एक फॉर्मूला लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में स्टैंडिंग वेव खत्म करेंगे और सुपर पोजिशन करेंगे। आई थिंक एक दो क्लास में तुम्हारा खत्म हो जाएगा और फिर अपन रिवीजन की तरफ जाएंगे, है ना। तो देखो, ये फॉर्मूला लिख लो, ओवरटोन का फॉर्मूला है 2n+1 v/4l। तो अगर आप n = 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा, n = 2 पुट करोगे तो आपको सेकंड ओवरटोन मिलेगा, n = 3 पुट करोगे तो आपको थर्ड ओवरटोन मिलेगा। इस तरीके से। तो कोई तुम्हें nth ओवर 10 का फॉर्मूला, जैसे आप n = 1 पुट करो, देखो क्या आएगा। n = 1 करोगे तो 3v/4l, n = 2 करो 5v/4l, n = 3 करो 7v/4l, इस तरीके से। और n = 0 पुट करोगे तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे v कैसे निकालोगे? √γ p/ρ। सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग है तो t/μ याद है, √t/μ। सॉरी ये पुट करना, क्योंकि अपन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना। जब ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे तो γ p/ρ, अभी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? √t/μ। टी मतलब आपके स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, और म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास अपॉन लेंथ। लिख लो अपनी कॉपी में। बस ये आपके फॉर्मूले हैं। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, स्टैंडिंग वेव खत्म करेंगे और सुपर पोजिशन चालू करेंगे, और वो भी हो जाएगा तुम्हारा करीबन करीबन इस वीक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और कोई डाउट है तो पूछो। सर ये लास्ट में वी क्या लिखा है आपने? कहाँ पे? ये v/t/μ। याद है वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, हमने पढ़ा था। √t/μ, टी यस सर। मतलब टेंशन, वो है ये। ओके।
ठीक है, ओके यार। तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टैंडिंग वेव कंटिन्यू करेंगे। एक मैं तुम्हें एसएचएम का टेस्ट भेजा था, प्रवीण, हिमांग, वंश, विदुषी, है ना। वन तुमने तो कर लिया, हर्ष मैं तुम्हें चेक करके भेज दूंगा, जिसने नहीं किया है वो एक बार सबमिट कर देना, है ना यार। चलो ओके यार, बाय बाय।